हेलो फ्रेंड्स। एक वीडियो कल हमने अपलोड कर दी थी। कल मंडे था क्योंकि आपको प्रॉमिस किया था सबको। तो उम्मीद है जितना टॉपिक हमने उसमें कवर अप किया तो वो आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनको क्लियर करना, आपके डाउट्स को क्लियर करना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं और इस वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट को, फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने आज वीडियो पहली देखी है उनको फिर से बता देते हूँ। जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो बुक है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट की बुक है। और इसमें इनकम टैक्स बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर रखा है और सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा बहुत बेस्ट राइटर हैं और कुछ भी डाउट्स ऐसे नहीं होते कि बुक में रह गए हों। और ये बुक जो है साहित्य भवन पब्लिकेशंस की है, आगरा। आप इस बुक को ज़रूर रेफर कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक। सो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर। तो फर्स्ट वीडियो में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर अप किया था, खत्म किया था, तो लास्ट टॉपिक था हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या थी? हमने 5 हेड्स पढ़े थे। दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनका आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन वी स्टार्टेड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स का जब हम टोटल करते हैं तो जो इनकम निकल कर आती है, और उन्हीं हेड्स की इनकम में से उन्हीं हेड्स के डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं, तो जो टोटल इनकम निकल कर मतलब जो इनकम निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसके आगे जो है वो हमारा टोटल इनकम आता है। तो यहाँ पर हम टोटल इनकम पढ़ते हैं। देखो, टोटल इनकम के अंदर जो भी आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली उसमें से जो हम ये सेक्शंस मेंशन कर रखे हैं 80C से लेकर 80U तक के, जब हम इनको ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे 80C से 80U तक के सेक्शन माइनस होते हैं। इसमें बहुत सेक्शंस है, 80C, 80CC, 80CCC, 80I, 80AIAB, बहुत सारे हैं। तो जो जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है, जिसके ऊपर भी अप्लाई होगा वही डिडक्शन उसको मिलेगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की इनकम्स को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट निकल कर आता है उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपको मैंने अभी बताया। जब हम 5 हेड्स का टोटल करते हैं तो उनमें जो इनकम निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, द बैलेंस इज कॉल्ड टोटल इनकम। ये अभी डिफाइन किया। 80C से 80U तक की जो भी हमारी डिडक्शंस हैं वो जब हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं तो जो अमाउंट निकल कर आता है हम उसको बोलते हैं टोटल इनकम। सेकेंड पॉइंट इज ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंड ऑफ। ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अभी उसमें से हमने डिडक्शंस को माइनस करना है। तो यहाँ पर टोटल इनकम जो है उसको हम नियरेस्ट टू मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है राउंड ऑफ कर देते हैं, 10 रुपी। पॉइंट नंबर 3, टैक्स इज नॉट लीव्ड ऑन द ग्रॉस टोटल इनकम। डेफिनेटली हम टैक्स जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम पर नहीं लगाते हैं। हम जो टैक्स लगाते हैं वो टोटल इनकम पर लगाते हैं और प्रिस्क्राइब रेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये प्रिस्क्राइब रेट हमने कल डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इज ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ऑब्वियसली ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हमारी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती, बट टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम और लेस देन ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन जो टोटल इनकम है वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से के बराबर भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। बिल्कुल भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। लेकिन इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5000, अगर 5000 से ज्यादा हो जाती है, इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल HUF टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय द असेसी। तो अगर टोटल इनकम जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती है कहीं ना कहीं 5000 से, तो फिर हम यहाँ पर हम टोटल इनकम के अंदर जो है इंक्लूड करेंगे। मतलब अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो हमें उसे टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। देखो, अब डिजिटल एनवायरनमेंट हो चुका है सारा का सारा। तो अब यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोड हो और या फिर कोई नंबर हो, टोकन नंबर हो, नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और एनी फॉरेन करेंसी। वो इंडियन करेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब करेंसी की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ना तो वो इंडियन करेंसी हो ना ही फॉरेन करेंसी हो। Generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value which is exchanged with or without consideration, with the promise of representation of having inherent value or functions as the store or the value of unit
of account and includes its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment schemes can be transferred, stored or traded electronically. तो बेसिकली ये जो वर्चुअल डिजिटल असेट है ये हमारा कहीं ना कहीं एक टोकन नंबर है जो हमें दिया जाता है, जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को एक्सचेंज करके चलते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा कि कैपिटल गेन जो है वो इनकम इंक्लूड नहीं हो सकती हमारी कैजुअल इनकम में। सेकंड आता है रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो हमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो है हमें मिलेगा अगर बिजनेस और प्रोफेशन से, हमारे काम से, हमारे ऑक्यूपेशन से, तो दैट इज नॉट कैजुअल इनकम। रिसिप्ट बाय एडिशन, वे ऑफ एडिशन और रेम्युनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज बोनस, ग्रेजुटी, उसके बाद परक्यूजिट्स। अब ऑब्वियस है कि ये बोनस और ग्रेजुटी जो है ये हमारे सैलरी हेड का पार्ट है, ये हमें सैलरी की फॉर्म में मिलते हैं, तो इसलिए ये भी हमारे कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। कैजुअल इनकम का मतलब है एक्सीडेंटली अगर हमें कुछ भी मिल जाता है तो। नेक्स्ट हमारे पास है वॉलेंट्री पेमेंट। वॉलेंट्री पेमेंट ऑब्वियसली कभी कभार मिलती है, तो वॉलेंट्री पेमेंट जो है पेमेंट रिसीव्ड बाय इन एक्सरसाइज ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। अब हम कैजुअल इनकम में वॉलेंट्री पेमेंट को नहीं ट्रीट करेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल दिया टिप का, हम खाना खाने जाते हैं या हम मान लो टैक्सी करके जा रहे हैं तो हमने ड्राइवर को टिप दे दी। अब वो जो टिप दी है ना हमने, वो हमने उसको क्यों दी है? क्योंकि वो खाना खिला रहा है, वो वहां पे काम कर रहा है, तो इसलिए हम उसको टिप दे रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू हिज सर्विस। ऐसे ही हम अगर टैक्सी में जा रहे हैं तो हम टैक्सी ड्राइवर को क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी टिप दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिज वर्क, हिज प्रोफेशन, हिज ऑक्यूपेशन, तो वो भी हमारे कैजुअल इनकम में नहीं आएगी। नेक्स्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज नॉट इनकम एट ऑल। अब हमें किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है ना, ये देखो ये पॉइंट नंबर 3, किसी भी रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलेगा तो वो हमारी इनकम नहीं है। बर्थडे पे मिल रहा है, वेडिंग पर मिल रहा है, तो वो हमें मिला क्यों है, रिलेटिव ने हमें क्यों दिया है? वो हमें हर साल देगा। पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे को बर्थडे पे गिफ्ट देंगे तो वो हर साल देंगे, तो वो रिपीटेडली मिल रहा है, दैट इज नॉट इनकम। इसके बाद आता है पेमेंट बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ। किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट अगर हस्बैंड वाइफ को कर रहा है, बट कर किस लिए रहा है? अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। देखो अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट एज अ मेंटेनेंस अलाउंस। मेंटेनेंस अलाउंस की फॉर्म में अगर वो किसी भी तरह का, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रहना चाह रहे हैं और हस्बैंड जो है वो वाइफ को किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट कर रहा है, बट वो कर इसलिए रहा है क्योंकि दोनों अलग रह रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस अलाउंस की फॉर्म में अमाउंट हस्बैंड दे रहा है, तो दैट इज नीदर अ कैजुअल इनकम नॉर इट्स अ पर्सनल गिफ्ट। तो ना तो वो गिफ्ट में आएगी, वो ना कैजुअल इनकम होगी, तो इसको हम टैक्सेबल मान के चलेंगे, दिस विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैजुअल इनकम, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। अब आप कहो जी मुझे लॉटरी मिल गई और लॉटरी लाने के लिए जो है मैंने 5 रुपए खर्च करे थे, 10 रुपए खर्च करे थे, 20 रुपए खर्च करे थे रिक्शा के। अब आप कहो कि वो लॉटरी के अमाउंट में से माइनस हो जाए, मुझे उसकी डिडक्शन मिल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड है सेट ऑफ लॉसेस इज नॉट परमिटेड। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट में से अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल इनकम के केस में हम किसी तरह का कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसको इन शॉर्ट हम टीडीएस बोलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है इफ द विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स। नाम मेंशन कर रखे हैं स्पेसिफिकली, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, हॉर्स रेस है, क्रॉसवर्ड पजल है, कार्ड गेम्स है, या फिर कोई और गेम है। एनी सॉर्ट एक्सीड 10,000, अगर उनकी इनकम जो है, उनका अमाउंट जो है 10,000 से ज्यादा है, तो उस पर टीडीएस कटेगा, और टीडीएस के रेट जो मेंशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग कटेगा। टीडीएस मतलब टैक्स जो हमने काटना है। अब ये देखो ये रेट ऑफ टैक्स गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है? 30% दे रखा है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट्स आर कैजुअल इनकम और नॉट। आपको बताना है कि ये कैजुअल इनकम है या नहीं है। मिस्टर एक्स रिसीव्ड ₹5,000 फॉर एक्टिंग वंस एज एन आर्बिट्रेटर विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू रेम्युनरेशन। तो ये जो इनकम है कि कुछ भी बदले में नहीं लिया है, और बदले में नहीं लिया दैट मीन्स वो उसकी परमानेंट नेचर की नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारी कैजुअल इनकम बन जाएगी।
Next is Mr. Y received 5,000 for acting as an arbitrator with a clear and definite stipulation for the said remuneration. अब देखो काम के बदले में आर्बिट्रेटर तो बन गया, लेकिन काम के बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है. अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो इट इज नॉट ऑफ कैजुअल इनकम. तो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलेंगे कैजुअल इनकम नहीं है ये हमारी. और अगर फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलूं तो फर्स्ट पॉइंट हमारी कैजुअल इनकम होगी, क्योंकि वहां पे विदाउट एनी स्टिपुलेशन है. Next one is Mr. X, a degree holder, received interest of rupees 500 under an order of the court granting a stay of execution of the decree on the judgment of the debater Y. अब डिग्री होल्डर है तो यहाँ पर जो डिग्री होल्डर है दैट मीन्स उसको पैसा मिल रहा है बदले में, काम के बदले में मिला या नहीं मिला, तो काम के बदले में उसको नहीं मिला. अगर काम के बदले में नहीं मिला है तो ये 500 जो है ये भी हमारे कैजुअल इनकम नहीं है होगी. Next is Mr. X is in the service of Mr. Y and Mr. Y's son was lost and Mr. X traced him out without any stipulation. अब किसका बच्चा गुम हो गया? मिस्टर एक्स जो है वो वाई के यहाँ काम करता है और वाई का बच्चा गुम हो गया और मिस्टर एक्स ने उसको ढूंढ कर दिया, लेकिन बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया, मतलब मानकर कि रिवॉर्ड ये स्टिपुलेशन नहीं है, इनकम से हमारे काम से रिलेटेड नहीं है. मिस्टर वाई गेव हिम अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 500. अब ये रिवॉर्ड मिला है उनको, तो ये हमारा नॉन रिकरिंग नेचर का है. ओके, तो अब ये आपको क्लियर होगा कि कैजुअल इनकम क्या होती है. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है असेसी. असेसी कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, जिसको भी टैक्स पे करना है. तो ये हमारा टॉपिक बन जाता है असेसी. इस पर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, हु इज असेसी. पहला पॉइंट बोलता है हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स. देखो सिंपल फॉर्म में लेकर चलो, इसकी अलग अलग वीडियोज बनी हुई हैं, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोज जरूर देखना, आपको इन शॉर्ट इजीली समझ में आ जाएगा उन वीडियोज में. यहाँ तो हम बुक में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट उन वीडियोज में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी, तो इसलिए उन वीडियोस को जरूर देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको पता चले क्या मैटर है. और हाँ, अगर सही लग रहा है पढ़ना, अच्छा लग रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करो. हु इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब असेसी जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्स पे करेगा. नेक्स्ट, उसने किसी भी तरह की कोई भी इनकम कमाई है. मान लो मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराया था, अब वो फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराने की तो मुझे डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वो जब पैसा मेच्योर हो जाता है तो मेच्योरिटी के बाद जो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको मैं इनकम मान के चलूंगी, दैट विल बी माई इनकम, और उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है, तो मैं एसएससी बन जाऊंगी. इसी तरह से कोई पैसा रिफंड करना है, गवर्नमेंट, मैंने टैक्स ज्यादा पे कर दिया था, गवर्नमेंट ने असेसमेंट करने के बाद मेरे ऊपर अमाउंट देखा कि ज्यादा है, तो उस चीज को मुझे वापस करेगी. तो जब वापस करना है तो दैट इज कॉल्ड, मेरे पर रिफंड आ रहा है मेरे पास, तो आई एम द असेसी. इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट मैंने किया, मुझे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे और मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए, तो किसी भी रीजन से नहीं कराए, देन आई एम एन असेसी इन डिफॉल्ट. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आते हैं वो आता है डीम्ड असेसी. डीम्ड असेसी का मतलब माना हुआ असेसी. अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड असेसी. मान लो फादर है, फादर ने टैक्स पे करना था, फादर की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, पर बाय किसी भी तरह की कोई भी मिस हैपनिंग फादर के साथ हो जाती है, तो अब डीम्ड असेसी कौन बना? फादर, क्या उसका बेटा, तो सन जो है वो डीम्ड असेसी माना जाएगा. सिमिलरली अगर कोई माइनर है तो माइनर खुद से किसी भी तरह का कुछ भी पे नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बता सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को जो संभाल रहा है दैट इज नोन एज डीम्ड असेसी. नेक्स्ट टॉपिक इज असेसी इन डिफॉल्ट. असेसी इन डिफॉल्ट, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द एक्ट एंड ही फेल्स टू डू सो. कोई काम करना था लेकिन उसने काम नहीं किया. सपोज मुझे किसी तरह का टीडीएस काटना था लेकिन मैंने टीडीएस नहीं काटा और उसके बाद नहीं काटा, तो दैट मीन्स आई एम एन असेसी इन डिफॉल्ट. तो जो काम मुझे दिया गया वो काम मैंने नहीं किया, दैट इज वाई आई एम असेसी इन डिफॉल्ट. अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इवन असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस भी आ सकता है आपका. असेसमेंट ईयर का सेक्शन जो मेंशन कर रखा है वो मेंशन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, तो सेक्शन जरूर लर्न करके चलना. अब असेसमेंट ईयर होता क्या है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल में हम अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रहे हैं. यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जिस साल में हम अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रहे हैं तो उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे. स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, एंड होगा 31 मार्च तक, तो ये इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर. अब असेसमेंट ईयर से पहला जो ईयर आ जाता है, जब
असेसी जो है वो इनकम को कमाता है, तो जब वो इनकम कमा रहा है जिस साल में भी, तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल में इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर, उससे अगला साल जब टैक्स पे किया वो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों 1 अप्रैल 31 मार्च तक चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हाँ, प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट, लायबल टू टैक्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पर्सन। पर्सन पर भी क्वेश्चन आ जाता है आपका 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आप बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं तो। पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सब के सब आपने कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉ में सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, या कुछ ना टॉपिक्स आपने बिजनेस लॉ में भी पढ़े होंगे, तो इन टॉपिक्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप यहाँ तक की वीडियो आपको यहाँ तक की जो सारा मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा, स्लाइड टू स्लाइड इजीली। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? Means a Hindu family which consists of all persons lineally descended from a common ancestor including their wives and unmarried daughters। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है किसी भी तरह की हिंदू फैमिली है जिसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होती है, और उसमें पर्सन्स के वाइफ और अनमैरिड डॉटर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दादा परदादों का जो काम होता है वो चलता आता है। नेक्स्ट, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील एंड शेयर्स कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जरूर कंपनी का मीनिंग करिएगा। इट शुड बी एन इंडियन कंपनी, a body corporate incorporated under the law of a foreign country, any institution, association or body, whether incorporated or not, whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special order of the Central Board of Direct Taxes to be a company। तो यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन, एओपी किसी भी तरह का इनकॉर्पोरेट हुआ हो, इंडियन या नॉन इंडियन का, जो बेसिकली सीबीडीटी ने बनाया हो और उसको कंपनी की फॉर्म में एक्सप्लेन करा हो। नेक्स्ट इज अ फर्म। A firm means a partnership firm including limited liability partnership which is defined under the Partnership Act। तो हमारा यहाँ पर पर्सन में हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आएगा, कंपनी में आएगा, फर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से यार पढ़ लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। 2 सब्जेक्ट चल रहेंगे साथ साथ, इनकम टैक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो जो टॉपिक आपका कंसर्न है आप प्लीज़ उसकी वीडियो ज़रूर देखिए, डाउट्स को प्लीज़ शेयर करिए, और अपना अगर पसंद आता है पढ़ाना, समझ में आता है तो दूसरों को भी बताइए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लो ताकि आपको पता लग जाए नेक्स्ट वीडियो कब आती है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।